स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, यानी कि गाइडेंस एंड नेविगेशन। यानी रॉकेट को पता कैसे चलता है कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है। तो सबसे पहला ये समझिए कि प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है। समस्या को नहीं समझेंगे तो आगे के तो काम बनना ही नहीं है। तो देर आर नो रोड और लैंडमार्क स्पेस, यानी कि जब आप जमीन से छोड़ देते हैं, जनरली हम लोग रोड पे कैसे चलते हैं, रोड में मार्कर्स रहता है, लेन्स रहता है, साइंस रहता है। ये सब से आप कनेक्शन होने के कारण आप देख सकते हैं, मतलब आप रोड पे हैं तो ऑब्वियसली साइन आपको कहीं और नहीं दिखने वाला, आपको साइन जो सामने है वही दिखने वाला है। लेकिन आप जैसे ही हवा में आ जाते हैं, अब आपके पास कोई भी ग्राउंड पॉइंट नहीं कि मैं अगर यहाँ हूँ तो ये साइन दिखेगा, वहाँ हूँ तो वो दिखेगा, वैसा नहीं हो पाता है। तो एंकर ना होने के चलते, यानी किसी चीज़ से कनेक्टेड ना होने के चलते आप हवा में आ गए। और जब आप अंतरिक्ष में पहुंच गए तब तो मतलब आप समझिए कुछ दूर तक तो आप जमीन से देख के थोड़ा कैमरा टेरेन नेविगेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप अंतरिक्ष में पहुंच गए तब तो कुछ आप कर ही नहीं पाएंगे। और फिर ये समझिए कि कनेक्शन ना होने के चलते ये समस्या बुरा हो जाता है। और ये सब रोग आके आप मैनेज कर सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा समस्या आता है कि टू मेनी डायनेमिक फोर्सेस आर एक्टिव। क्योंकि आप एक तौर से देखें तो इतना ही समस्या आपको प्लेन को भी होता है, लेकिन प्लेन का डायनेमिक फोर्सेस कम होता है। यानी कि प्लेन का स्पीड जो होता है, प्लेन टेक ऑफ करता है, स्पीड पकड़ता है और स्थिर हो जाता है, इसलिए हो गया भाई मेरे को जो करना था हो गया। रॉकेट के साथ वैसा नहीं होता, वो स्पीड बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। मतलब आपका प्लेन जनरली माक 1 से थोड़ा सा पीछे आके रुक जाता है, यानी कई 700 to 800 किलोमीटर पर आवर पे आके वो रुक जाता है। रॉकेट के साथ वैसा नहीं होता, तो स्टार्ट होते ही होते तुरंत वहां पहुंच जाता है 700-800, उसके बाद बढ़ते बढ़ते ऑर्बिटल वेलोसिटी तक जाता है। तो यही सब समस्या को बद से बदतर कर देता है। इसलिए आप ऐसा जो प्लेन में सिस्टम काम करेगा, जरूरी नहीं है कि रॉकेट में सही से काम कर पाए, क्योंकि प्लेन में डायनेमिक फोर्सेस कितने होते हैं वो बदलता रहता है। तो ये हुआ समस्या। तो सबसे पहला चीज जो आप हर जगह, हर वेपन सिस्टम में, हर मिसाइल में, हर आईसीबीएम में, हर टॉर्पीडो में, हर एक चीज में आप देखेंगे वो होता है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम। ये सबसे पहला चीज है। तो ये समझिए कि ये बिना ग्रेविटी का इस्तेमाल किए आपको बता सकता है आपका ओरिएंटेशन क्या है तीनों एक्सिस में। यानी कि अगर आप अपना उंगली लेते हैं और इसको एक्स वाई जेड करके मान लेते हैं, तो आपको पता रहेगा कि ये कहाँ है, और इसे ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं होती है। अब बोलेंगे ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये काम कैसे करता है? ये काम नहीं कर रहा है, ये कुछ फिजिकली नहीं कर रहा है, ये बस एक स्टेट है। जब आपने लॉन्च किया रॉकेट को, चाहे वो आईएसएस से आप लॉन्च करें, चाहे आपका मार्स पे हो, चाहे वो कहीं हो, आप उसको उस टाइम लॉक कर दीजिए कि ये जीरो है। वो उसके बाद कभी नहीं खिसकने वाला। उसके बाद वो हमेशा पता रहेगा कि आपका रॉकेट, जैसे मान लीजिए ये है, ये आपका ग्राउंड वर्ल्ड ओरिजिन है, वो बता सकता है रॉकेट इस डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये चेंज नहीं होता है और इससे ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ता है। और इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ये आपका दूरी नहीं बता सकता, आप कितना दूर चल चुके हैं या कितना दूर आए हैं वो नहीं बता सकता। ये सिर्फ ओरिएंटेशन बता रहा है, यानी कि आप इधर देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं, ये सब वो बता सकता है। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता कि आप देख किधर रहे हो। मतलब आपका 3 वर्ल्ड में आपका ओरिएंटेशन क्या है ये बताया जा सकता है, ना कि आप कहाँ हो। ये नहीं बता सकता कि आप लॉन्च पैड से 10 किलोमीटर दूर हो, वो नहीं बता सकता। तो ये समझिए। और ये एक और चीज़ बताता है, ये तो ओरिएंटेशन बताया, ओरिएंटेशन के साथ ये एक और डेटा पॉइंट देता है जिसे हम लोग कहते हैं जी फोर्सेस। यानी कि एक्सेलरोमीटर का इस्तेमाल करके ये आपको बता सकता है कि आप किस रफ्तार से अपना रफ्तार को बदल रहे हैं। यानी कि रॉकेट का जब इंजन फायर होता है, वो तो फुल फोर्स पर चल रहा है, फुल थ्रस्ट दे रहा है वो अपना, लेकिन वो तुरंत ट्रांसफर थोड़ी हो जाता है। जैसे आपका इंजन का एग्जॉस्ट जैसे मान लीजिए अराउंड मार्क 2, 3, 4 है, तो ऐसा नहीं है ना कि आप जैसे लॉन्च पैड छोड़े मार्क 4 पहुंच गया। वो जी फोर्स बढ़ते जा रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कम हो रहा है। मतलब जैसे मैक्स क्यू के दरमियान इंजन को ठंडा कर दिया जाए, भैया तुम ठंडा रहो। ये सबको मेजर करने के लिए एक डेटा पॉइंट आपको मिलता है एक्सेलरोमीटर से। तो ये समझिए कि ऐसा करके अपोलो सिस्टम में, अपोलो के सिस्टम में एक बॉल होता था, जायरोस्कोप का इस्तेमाल करके उसे मतलब एक बॉल के अंदर बेरिंग पे बेरिंग, उसके ऊपर बेरिंग लगा के गिम्बल बनाया गया। गिम्बल का काम है कि भैया आप किसी भी डायरेक्शन में फ्लोट करो, और उसके अंदर एक जायरोस्कोप पे स्पिन कर दिया जाता है। वो स्पिन करने से स्टेबलाइज हो गया। अब आपका रॉकेट दाएं हो बाएं हो कैसे भी घूमे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे वो धरती में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, चाहे वो चांद में हो। अपोलो वाला टेस्टेड हो चुका है। तो ये समझ लीजिए काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक एक्चुअल फिजिकल चीज़ है जो घूम रहा है, और उसमें एक साइड इफेक्ट होता है, कहता है थोड़ा सा ड्रिफ्ट करने लगता है। और वो फिजिकल चीज़ है, यानी बिजली भी बहुत खाएगा और प्लस वजन भी रहेगा, जो कि रॉकेट में आप हर एक ग्राम हटाना चाहते हैं, तो एक बार कई किलोग्राम की चीज़ जो घुमा रहे हैं वो एक समस्या बन जाता है। तो इससे करके समझिए 1969 में सारा काम स्टार्ट किया गया था। और अब जाके अभी मतलब प्लेन में भी पहले यही होता था, अब जाके हम लोग ये इस्तेमाल करने लगे जिसे कहते हैं रिंग लेजर जायरो। ये लाइट का इस्तेमाल, कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, सिर्फ एक डिथरेटिंग मोटर रहता है जो थोड़ा सा वाइब्रेट करता रहता है, ताकि मतलब उसमें समझिए कैलिब्रेशन बना रहे। और ये आज के टाइम में इस्तेमाल होता है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है और ड्रिफ्ट भी बहुत कम है।
तो ये सबसे पहला लेयर होता है हर रॉकेट सिस्टम का, चाहे वो वेपन के लिए बनाया जा रहा हो चाहे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए। गाड़ी खुलती है इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम से। सिर्फ इनर्शिया बता सकता है क्योंकि जी फोर्स है, और ये इंटरनली लॉक रहता है, तो आपको बता सकता है आपका ओरिएंटेशन क्या है। आप लॉन्च के टाइम ओरिएंटेशन लॉक कर दीजिए, उसके बाद ये उस ओरिएंटेशन को बना के रखा रहेगा। तो ये होता है सबसे पहला औजार जो लोग इस्तेमाल करते हैं। अब फिर बात करते हैं रेडियो का। तो रेडियो में ये समझिए कि आईजीएस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यानी इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम है, वो ड्रिफ्ट करता है, वो फिसलता रहता है, क्योंकि एकदम ऐसा नहीं कि लॉक किया हुआ है, वो आप कोशिश कर रहे हैं। पुराने टाइम में तो वो बहुत मतलब आपको लिटरली दिखेगा कि एक मिनट, आप मतलब जैसे एक लिए जायरोस्कोप को स्पिन किया, उसको पूरा जितना आप स्टेबल बना सकते थे बनाइए, जितना उसको आप सील कर सकते थे कर दिए, जितना बढ़िया बेरिंग लगा सकते कर, लेकिन धीरे धीरे वो स्लिप करता ही है, हमेशा करता है। तो इस कारण से समय के साथ वो फिसलता रहता है। तो हिसाब ये समझिए कि अगर आप सिर्फ इनर्शियल गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा दूर आप नहीं जा सकते। अगर आप देखते होंगे वॉर फिल्म फैलाने के, तो उस टाइम देखते होंगे कि लोग जब इस्तेमाल करते थे V2 रॉकेट जब इस्तेमाल किया था, वो मतलब समझिए जर्मनी छोड़ रहा है ब्रिटेन की तरफ, शायद पहुंच जाए। कारण क्या था, उस टाइम सिर्फ एक डेटा पॉइंट था उनके पास, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम। और अगर आपको कुछ किलोमीटर फेंकना है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कुछ 100 किलोमीटर फेंकना चाहते हैं, वो मतलब समझिए दूसरे देश में गिरेगा या तो समुद्र में गिर जाएगा। और वहीं पे अगर आप चांद पे फेंकना छोड़ दें, भूल जाइए नहीं पहुंचने वाला है, भरोसेमंद नहीं होता। जितनी दूरी आप बढ़ाते जाएंगे वो उतना साइड इफेक्ट बढ़ते चला जाता है। तो इसी कारण से दूसरा डेटा पॉइंट हमेशा होना चाहिए, किसी और चीज़ से आप डबल चेक करें। तो उसके लिए ग्राउंड बेस्ड सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि अपोलो के टाइम में सैटेलाइट्स उतने थे नहीं, वो समझिए अपोलो बहुत पहले किया गया था, तो बहुत सारा रेडियो स्टेशन बनाया गया। और बहुत सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि ठीक है आप ऑर्बिट कर रहे हो, तो आप ऑर्बिट धरती के हर तरफ कर रहे हो, यूएस का बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत सारे रेडियो स्टेशन बम है, और ऑस्ट्रेलिया भी मदद कर रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारे, लेकिन एक बहुत बड़ा सेक्शन वो ओशन के ऊपर था। ओशन के ऊपर कहाँ से रेडियो स्टेशन आए, तो शिप बनाए जाते थे जिसमें खासतौर पर सिर्फ रेडियो कम्युनिकेशन के लिए रहता था। तो ये करके डॉपलर शिफ्ट का इस्तेमाल करके एक फीडबैक बताता था कि अगर इनिशियल नेविगेशन सिस्टम जो है, जो आपको ओरिएंटेशन बताया, और जी फोर्स है, आप एक मैथमेटिकली लगा सकते हो कि मैं अगर 2G से मेंटेन रखा हुआ 20 सेकंड, अगर आपके पास 2G है 20 सेकंड है, आप डिस्टेंस निकाल सकते हो, रफ एस्टिमेट कर सकते हो। अब उस पर आप दूसरा डेटा डालो कि भैया डॉपलर से पता करो कि मेरा डॉपलर शिफ्ट कितना हो रहा है रेडियो का, उससे आपको और एक्यूरेटली पता है। अब ये दोनों डेटा मिला के आपको एक पक्का पता चलता है, नहीं मैं यहीं हूं, या एटलीस्ट मैं इस कॉरिडोर के अंदर हूं। तो वही समझिए। और आज के टाइम में रेडियो का बड़ा भाई इस्तेमाल होने लगा है, मतलब अभी भी रेडियो टेक्नोलॉजी, बस ग्राउंड बेस को हटा के जीपीएस, ग्लोनास, गैलीलियो, बिंदु, ये सब इस्तेमाल किया जाने लगा है। और इससे अब 3 डायमेंशनल लोकेशन डेटा मिलता है, मतलब इससे ज़्यादा एक्यूरेट का अब जरूरत नहीं है। और जीपीएस और ये सब सिस्टम जो है, वो एक्चुअली इतना एक्यूरेट होता है कि आपको कोई और चीज़ का जरूरत नहीं है। मतलब आप इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम ना भी रखें तो भी काम चलेगा, लेकिन लोग जीपीएस में एक प्रॉब्लम होता है कि उसे रिफ्रेश करने में टाइम लगता है। ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम का रिफ्रेश रेट जो है, यानी कितने स्पीड से वो डेटा दे रहा है, वो बहुत ज़्यादा होता है। कई मतलब आराम से आप ऐसा खरीद सकते हैं, मतलब ऑब्वियसली अगर टका होना चाहिए, आप आराम से खरीद सकते हैं जो गीगाहर्ट्ज़ में रिफ्रेश हो रहा है। लेकिन मतलब जीपीएस को मतलब समझ रहे, क्लॉक आने में टाइम लगता है थोड़ा। तो दोनों का इस्तेमाल करके आपका आज का रॉकेट चलता है सारा। अब बात करते हैं कि आईसीबीएम्स जो बनाए जाते हैं या रॉकेट्स बनाए जा रहे हैं जो कि डीप स्पेस में जाएंगे, उस पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे आईसीबीएम के बारे में बात करें, अगर मान ली कल को युद्ध शुरू होता है, सब कंट्री यही काम करे। जैसे मान ली यूएस हो जाता है कि हम सबसे भिड़ेंगे, सबसे पहला काम हर कंट्री करेगी कि भाई जिए चाहे नहीं जिए, यूएस का जीपीएस उड़ा डालो। अगर जीपीएस उड़ा डालते हैं तो फुस आधा से जीपीएस हो गया। तो उससे बचने के लिए ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्टिकल के सिस्टम में ये होता है कि जैसे आप धरती का एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाते हैं, तारे सब दिखने लगते हैं, दिन में भी दिखने लगते हैं। अगर आपके पास एक सनशेड है, और उसका फायदा करके आप आराम से देख सकते हैं कि आप किस जगह पे, आपका ओरिएंटेशन क्या है, क्योंकि धरती जरूर घूम रहा है, लेकिन जो हमारा तारामंडल है, मतलब एक सेलेस्टियल स्फीयर जिसे कहा जाता है, वो नहीं मूव कर रहा है। बात जरूर है कि 10,000 साल में मूव करेगा, लेकिन आपका कोई मिशन उतना लंबा नहीं होने वाला। तो यानी कि जैसे मान लीजिए अपोलो के लिए जो मिशन बनाया जा रहा था, जो कि आप देखते होंगे अपोलो में लिटरली वो लूनर मॉड्यूल में एक क्रू जा जाके बार बार इक्विपमेंट से बाहर दिख रहा है। इस इक्विपमेंट में एक स्टार मैप बनाया रहता है कि अगर आप सही जगह पे हो तो स्टार मैप ऐसे अलाइन होना चाहिए, वो देख के आप डबल चेक कर सकते हो। और इसका सबसे बड़ा फायदा है, ये इंसानी इंटरफियरेंस से फ्री है। तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ऑप्टिकल सिस्टम और आपका जीपीएस, ये तीनों एकदम रॉकेट को एकदम बम बम कर देता है। आपको पता है कि आप कहाँ पे हो, त्रिआयामी दुनिया में। इसमें सन का इस्तेमाल किया जाता है जनरली, क्योंकि सन सबसे ब्राइट और गारंटीड है कि आपको नीचे से सन नहीं दिखने वाला है। सन अगर आपको दिख रहा है यानी आपके ऊपर सन है, तो सन दिखा जाता है। और जब अंतरिक्ष में और एक्यूरेटली नेविगेट करना है, क्योंकि सन एक पॉइंट है, एक पॉइंट होने का कारण है कि आप ज़्यादा एक्यूरेटली नहीं बता सकते। आप लेफ्ट राइट बता सकते हो, लेकिन प्रिसाइसली नहीं बता पाएंगे। तो इस कारण से स्टार मैप का इस्तेमाल किया जाता है कि तारों का एक नक्शा लिया जाता है जिसमें काफ़ी सारे ब्राइट स्टार हैं, वो और सन ये सब का लेके एक डेटा पॉइंट बन जाता है। और इससे समझिए इंडिपेंडेंट है। डीप स्पेस में बिना इसके आप नहीं जा सकते। डीप स्पेस में अगर आपको पता लगाना है कुछ कहाँ है, सिर्फ यही काम करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जीपीएस धरती के बाहर नहीं काम करता, अंदर काम करता है। और इसका प्रिसीजन बहुत खराब होता है, यानी कि आपको ये नहीं बता सकता आप इस मतलब कितना मीटर में हो।
लेकिन इसका रिलायबिलिटी सबसे हाथ होता है कि यानी कि ये अगर आपको बोल रहा है, मतलब आपका मान लीजिए सारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, आपने उसको सारा रीसेट किया, एक डीप स्पेस मिशन में थे, सारे इंस्ट्रूमेंट के, अब सबकी रीडिंग कैलिब्रेटेड नहीं है, सब ऊटपटांग बता रहा है, तो किस पे आप सबसे ज़्यादा आंख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं? वो है ऑप्टिकल। ऑप्टिकल कह रहा है कि आप इस जगह पे हो, तो आप एकदम प्रिसाइसली नहीं बता, लेकिन आप यहीं हो, मतलब ये समझिए मोहल्ला बता देता है आपको कि आप इस मोहल्ला में हो, तो यानी इसी मोहल्ला में हो। तो ऑप्टिकल और आईसीबीएम सारे ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर जीपीएस फेल हो जाए, या जो भी कंट्री का, जैसे अगर यूरोपियन यूनियन फायर करेगा तो वो गैलीलियो का इस्तेमाल करेगा, रशिया फायर करेगा तो वो ग्लोनास का इस्तेमाल करेगा, और इंडिया अगर फायर करेगा तो नाविक का इस्तेमाल करेगा, तो वो सबको सबसे पहले उड़ा दिया जाता है। तो उसके दरमियान भी ये ऑप्टिकल काम करेगा। अब बात करते हैं, ये सारा तो आपका डेटा बन रहा है, आप त्रिआयामी दुनिया में कहाँ है, यानी थ्री डायमेंशनल ड्रामा में कहाँ है, आपका एक्स कितना होना चाहिए, वाई कितना होना चाहिए, जी कितना होना चाहिए। तो ये सब कोड डाल के एक कॉरिडोर बनाया जाता है। ये एक मैथमेटिकल वैल्यू है जिसका इस्तेमाल करके रॉकेट को होता है कि मैं क्या कॉरिडोर के अंदर हूँ या बाहर, बस उसको इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पता होना चाहिए, मैं उस कॉरिडोर के अंदर हूँ। और कॉरिडोर हमेशा लॉन्च के टाइम सेट किया जाता है, जैसे कि आप देखते हो कोई भी रॉकेट लॉन्च का लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी टाइप कीजिएगा, आपको दिखेगा वो हमेशा एक लाइन फॉलो कर रहा है। ये आर्क जो है बनाया जाता है बहुत सारा चीज़ देखे कि पहली बार दूसरा कोई अगल बगल सैटेलाइट तो नहीं जा रहा है, मतलब जिस टाइम जाए कोई एरोप्लेन ना हो, मतलब सब चीज़ किया जाता है जितना कर सकते हैं। और ये कॉरिडोर के अंदर इसमें ये बनाया जाता है कि अगर रॉकेट बूम हो गया कॉरिडोर के अंदर, तो कॉरिडोर सेफ होना चाहिए, यानी कि लोअर में अगर बूम हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत ऊपर में बूम हो रहा है तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि वो गिरने पे रॉकेट सेफली डिस्पोज हो जाए। लेकिन अगर कॉरिडोर से बाहर चला गया, सीधे बूम कर दिया जाएगा, और कुछ उसमें डिस्कशन ही नहीं है। तो जैसे स्पेस शटल जब था, उसमें जब एक्सीडेंट हो गया था, तो सॉलिड बूस्टर जो थे वो इंटैक्ट था, यानी कि अलग हुआ लेकिन वो चल रहा था। तो जैसे ही वो मतलब बाहर डायरेक्शन में जाने लगा, तो उससे रेंज सेफ्टी ऑफिसर उड़ा डाला। कारण वो था कि सॉलिड बूस्टर मतलब एक सिंपल सिस्टम होता है, एक बार चालू कर दी, बंद तो कर नहीं सकते उसको, और कहीं इधर उधर गिरने भी आप नहीं देना चाहोगे, उतना बड़ा हिस्सा जलते हुए अगर कहीं गिरा तो जगह उड़ा डालेगा। तो इसे डिस्पर्स करने के लिए मिड एयर टर्मिनेशन किया जाता है। रॉकेट में कई बार होता है कि अगर आप कॉरिडोर से बाहर है, मतलब आपका कॉरिडोर ऐसा होना चाहिए, आपका रॉकेट इधर आया, कंप्यूटर फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम को चालू कर देगा, फ्लाइट टर्मिनेशन सिस्टम बोलेगा भैया बूम हो जाओ। यही समझिए, सारा डेटा कॉरिडोर के लिए होता है। आप कौन हो, कहाँ हो, किस स्पीड से चल रहे हो, किस डायरेक्शन पे जा रहे हो, ये सारा डेटा कॉरिडोर के अगेंस्ट नापा जाता है। और कॉरिडोर लॉन्च से पहले बनाया जाता है कि ठीक है, ये रॉकेट है, इसे मैं लॉन्च करूंगा, इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके वो आईएसएस में जाकर डॉक करेगा, तो ये पूरा कॉरिडोर को चेक करते रहेंगे हर समय, और कॉरिडोर के अगेंस्ट में ही सारा डेटा को चेक किया जाता है। मतलब समझ लिए आप कहाँ पे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास नक्शा है कि नहीं, तो रॉकेट का नक्शा को हम लोग कॉरिडोर कहते हैं। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन नेविगेशन सिस्टम के बारे में। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ तो आइडिया हो गया, वो रफ आइडिया तो समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली रॉकेट नेविगेट कैसे करता है। और अगर ऐसा रहा, आपको कुछ सीखने को मिला, कुछ समझ में आया, ऐसा है तो लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाए, उसमें पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा एक कॉमेंट लेकर, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने वीडियो देखा, ज्वाइन कर मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।